नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे। यानी कि जो आपका इस बार का पेट पेपर था, पेट का जो पेपर था वो 4 शिफ्ट में होना था, तो ये आखिरी शिफ्ट का पेपर है। इसको भी आप लोग देख लीजिए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को सेकंड शिफ्ट में भी उसी से रिलेटेड पूछा गया, उसी से थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है और उसी से भी फोर्थ शिफ्ट में भी पूछा गया है। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए, ये जो पहला क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, ये थोड़ा सा अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं? तो ये हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ये आपका प्रायद्वीपी भारत है, यहां पे आपका श्रीलंका है और यहां पे आपका मालदीव देश है। ठीक है, तो 2 देश आपके क्या है? द्वीपीय देश है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? तो ये गणेश मावलंकर थे। ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है। यह डेली करंट अफेयर में मैंने आपको प्रमुख दिवस बता रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर को भी झीलों का शहर यानी लेक सिटी भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए जयपुर को, तो जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है और इसे पिंक सिटी या पिंक सिटी या पिंक का इंग्लिश क्या होता है? गुलाबी सिटी के नाम से भी, हिंदी गुलाबी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो यह आइजोल जो है यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। और हमारे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आया था कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बास्केटबॉल है। तो आपने बताया था नेपाल का है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो यह महात्मा गांधी ने लिखा है। यानी महात्मा गांधी के जितने भी पुस्तक हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही आया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ के आकलन को ध्यान रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि होगा, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संगाई महोत्सव, ये मैंने आपको डेली करंट अफेयर में कराया था। तो संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह मणिपुर में आयोजित किया जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब 13 से लेकर 17 तक गद्यांश दिए हुए हिंदी के। तो गद्यांश मैंने पढ़ लिया है, आप इसका आंसर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर होगा पहला 13वां का कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो शिक्षित लोग अपने वोट की असलियत कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? और सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि ये नेता ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो ये हो जाएगा जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर बताएं कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो चुनाव जीतने के लिए
जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करना, और इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी सबसे आगे हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्क उत्तर कौन सा है? तो नेता लोग पार्टी इसलिए बदलते हैं क्योंकि उनको स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना अच्छा लगता है। ठीक है, हमारा अगला भी प्रश्न 18 से 22 तक गद्यांशों पे है, तो इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला है कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार में भर जाता है? तो जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करे तो हम ऐसा हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा मनोमस्तिष्क प्रेम विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा इसको बदला जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता और संतुष्टि और आत्मविश्वास इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग तालिका के प्रश्न देखेंगे, तो तालिका के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर देख लेंगे। तो ये एक तालिका है और नीचे कुछ क्वेश्चन है। तो भारत अंग्रेजी के सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है? तो 89 है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 442 नंबर है, यानी कि इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो ये अंग्रेजी का न्यूनतम, गणित का न्यूनतम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो 78% है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 0 है। ठीक है, आज के ग्राफ और तालिका का, यानी कि 4th शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 16 अक्टूबर के 2nd शिफ्ट का, उसके ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है अदर शिफ्ट के पेपर से। ठीक है, और फिर एक और ग्राफ और तालिका दिया हुआ है, इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 28वें का प्रश्न क्या है कि वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो 10.87% की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पिछले वर्षों में किस वर्ष की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो ए प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 4.35% की कमी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 के कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो 53.5% था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफ और तालिका में करा रखा था। तो इसका पहला प्रश्न है कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है? तो 18% है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 34वें का, तो 34वें का प्रश्न है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक के एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? तो 40 रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उनकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो 387.202 रुपये होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो 20% कम है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए
प्रकाशक को 20,600 मुद्रा लागत के रूप में देना है तो इन पुस्तकों की रॉयल्टी की कीमत दर देनी होगी तो 16,480 रुपये देना होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला भी हमारा ग्राफ से क्वेश्चन है, तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। किस वर्ष कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो 2003 में अनुपातिक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो कंपनी को 2005 में आयात कितना था? तो इसका 450 करोड़ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था? तो 325 करोड़ था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो 4 अधिक था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो डेटा अपर्याप्त, यानी कि डाटा इनसफिशियंट है इसका, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जीएस का कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा था, या आप इसे समझ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम अवधि का शासन किसका रहा है? तो खिलजी वंश का रहा है। ठीक है। और खिलजियों में सबसे प्रमुख कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। हमारा अगला प्रश्न है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब जब लिया था? तो राज्य की अव्यवस्था के आधार पर, यानी राज्य की व्यक्तिगत नीति के द्वारा इसको राज्य की अव्यवस्था के आधार पर इसको कब्जा में लिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो ये है लोथल, और लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात शहर में है, यानी गुजरात राज्य में है। और ये हड़प्पा का क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान शुरू किया। अधिक स्वदेशी आंदोलन से यह क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन कब पड़ा था? आपको पता है कि बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1906 में। ठीक है। कब हुआ था? तो 1906 में इसका शुरू किया गया था। ठीक है। और सविनय अवज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके शिफ्ट में। ठीक है। खिलाफत से भी क्वेश्चन पूछा गया इसी शिफ्ट में, और दांडी मार्च से भी क्वेश्चन पूछा गया। हमारा अगला प्रश्न है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? 1919 में किया गया था, और इसी के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? यह सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था 1857 की क्रांति। ठीक है, मेरठ से। हमारा अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कौन सा है? देखिए, जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट हो या फोर्थ शिफ्ट, जितना भी मैंने प्रैक्टिस आप लोगों का हिस्ट्री के लिए कराया था, उसी से सारे क्वेश्चन आए हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका उसी से आया है। ठीक है, तो अरावली के सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कौन सा है? तो गुरु शिखर है। और ठीक है, और अरावली पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान और दिल्ली से लगे हुए हैं। ठीक है, और सबसे पुराना पर्वत भी है। ग्रीष्म काल के में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो इसे लू कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, मई जून में क्या चलता है? लू चलता है। जैसे ही होली खत्म होता है उसके बाद से लू आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक, भारत, इससे क्वेश्चन हमेशा तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। भारत का मानक यमोत्तर रेखा है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसका रेखा है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया। एक तो पूछा गया कि कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। इस फिर ग्रीनविच टाइम का जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, और आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में
भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आप हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो ये कंचनजंगा है। और ये कंचनजंगा कहां पे है? तो सिक्किम राज्य में है। भारत का पूछा है, कौन सा भारतीय शिखर पूछेगा तो कंचनजंगा होगा। अगर पूछेगा कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो केटू है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के लिए मॉडल के रूप में जाता है तो एलपीजी को जाना जाता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो अगर किसी कंपनी में 51% की साझेदारी सरकार की होगी तो वो कंपनी क्या होगी? गवर्नमेंट होगी। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? तो यह सीतापुर में। सीतापुर वाले लोग को पता होगा कि नैमिषारण्य को सीतापुर में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो इन सभी समस्याओं के प्रति ध्यान दिया गया, यानी भारतीय मूल्य का रुपए का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, इन सभी पे ध्यान दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो यह जेवर के लिए होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको कभी भी राज्य जब भी कोई नियम, कोई कानून बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेखन है वह संविधान के भाग 4 क में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो यह संघ की परिभाषा के बारे में है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 परिभाषित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो सफेद नहीं है। ठीक है, सफेद नहीं है, बाकी सभी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? जाना नहीं जाता है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जाना नहीं जाता है तो यह है आर्गन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 69वें का आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 65 वर्ष है, ये भी आप याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो अनुच्छेद 124 में इसका गठन का प्रावधान है। उसके बाद से यहाँ पे आयु पूछ लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न मैथ का है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या? इसको इसमें घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे और इसको इसमें घटा के आपस में जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.517 इसका आंसर हो जाएगा। हमारा 73वां प्रश्न है कि किसान विकास पत्र में मनोज एक बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपए हैं तो उसे पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने प्रतिशत की बचत होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60% हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हिस्सा यानी कि क्या हो जाएगा? इसका 1:3। इस तरीके से इसका बनेगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा अगला औसत से क्वेश्चन आपका आया है हर शिफ्ट में। हमारा अगला प्रश्न है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? इस संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। ठीक है, समय अभाव कम होने के कारण आज हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन होल किससे संबंधित है? तो यह समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से
संबंधित है। ठीक है, और ओजोन ओजोन जो मंडल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में भी पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, अंतर बस यह था यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे माइनस दिया था, तो माइनस दिया था, तो उसका आंसर क्या था, अंडर रूट 5 माइनस 2 था, लेकिन यहाँ पे प्लस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो धराधन ईस होगा, यानी सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि समश्रुत शब्द अली 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 शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो अली का मतलब होता है भौरा और इस अली का मतलब होता है सखी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का पर्यायवाची चतुर शब्द है। सन्यासी का विलोप क्या होता है, तो गृहस्थ होता है। ठीक है, कोल्हू का बैल होना, जैसे कहते ना, अरे यार कितना मेहनत कर रहे हो तुम, तो कोल्हू के बैल हो गए हो, तो बुरी तरह से काम में लगे रहना। ठीक है, इसको है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा 4ab बटे ab से ab कटेगा, बचेगा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश का पैसेज है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर इसका है कि वेयर डिड जॉय मीट केयरमैन, तो यह मार्केट में मिलेगा। ठीक है, हमारा अगला है कि जॉयज मदर डिड नॉट वांट टू हिम गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला पूछा रैंडम का सिनोनिम क्या होगा, तो रैंडम का सिनोनिम एक्सीडेंटल होगा, यानी कि 50वें का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड का क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाता है किसी पार्टिकुलर फूड के खाने से हमारे शरीर में। हमारा अगला प्रश्न है कि फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, यानी चारों शिफ्ट में जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हुआ है वह तस्वीर से रिलेटेड हुआ है, यानी फाल्गुनी के इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि उनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो ये ससुर की बहन, यानी रिलेशन में भी रिलेशन इन्होंने ठूस दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ससुर की बहन होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए ये सभी एक दूसरे के वर्ग हैं। ठीक है, ये सभी वर्ग हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा असंगत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 8:20 यानी 8:20 बजे, यानी 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कहने का प्रश्न क्या है कि 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, तो 130 डिग्री होगा। क्लॉक अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा, तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, तो इसका अगली हो जाएगा, अगली मतलब क्या होता है, कुरूप, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि स्कीम को TDIFNM के रूप में कुटित किया जाता है तो वंडर को के लिए क्या कूट होगा, तो XPOEFS होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन है कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी बिल्ली या कुत्ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने सरकार की किस एजेंसी के साथ साझेदारी की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी के साथ साझेदारी की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है, तो यह रूस ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये उड़ीसा रहा है। ये डेली करंट अफेयर की क्लास में हमने देखा था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो इसमें कौन सा है, तो भारत, इजराइल, UAE और USA सम्मिलित है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से
किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? यह भी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, तो यह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? यह भी हमने डेली करंट अफेयर में आपको पढ़ा रखा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, और ऐसा करने वाला यह तीसरा राज्य भी बना है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। और यह भी क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लोक प्रशासन से संबंधित है। यानी कि ये था दोस्तों हमारा 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के सारे 100 क्वेश्चन का क्विक एनालिसिस। और आपको पता है जितने भी लगभग करंट अफेयर आए थे वो सभी मेरे क्लास से हैं। जो ग्राफ और तालिका इस बार आया है, इस बार के पेपर का ग्राफ और तालिका थोड़ा सा इजी रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये पेपर कुल मिला के अगर चारों शिफ्ट की बात की जाए तो चारों शिफ्ट में सबसे टफ पेपर आपका 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का आया था। उसमें करंट अफेयर भी टफ था और उसके बाद से जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, एकदम एग्जैक्ट उसके सही आंसर नहीं आ रहे थे। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा और जिसका भी नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में अगर 60-62 नंबर बन रहा है तो परसेंटाइल उनका कितना हो जाएगा? 82% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटाइल कैसे निकालते हैं इस पे भी हम एक वीडियो आपको बता देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको जितना भी नंबर बन रहे हैं वहां से अगर जिसका 50 प्लस है वो SC ST से बिलोंग करता है तो समझ लीजिए कि वो फाइट में रहेगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया भीड़ के कारण। 25 लाख बच्चों ने शायद इस बार एग्जाम को दिया है।